नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, देश में जिस किस्म के हालात हैं और पल-पल बिगड़ रहे हैं, कई हिस्सों में एक अराजकता वाली स्थिति है, जहाँ मणिपुर अभी तक सुलझा नहीं बल्कि वहाँ की आग अभी तक जल रही है। 2 कम्युनिटीज़ क्रिश्चियंस और हिंदू, हिंदू मैती और कुकी क्रिश्चियंस आज भी एक-दूसरे के इलाकों में जा नहीं सकते, ना स्कूल में, ना हॉस्पिटल्स में, ना कहीं और। तो वो विभाजन पूर्ण हो चुका है, लेकिन किसी को चिंता नहीं। देश बँटता हो तो बँटे। इसके साथ ही पंजाब में जो हो रहा है, अजीब-सी स्थिति है जहाँ पर एक तरफ ये पिक्चर आ रही है कि कटीले तार, टियर गैस, उनके ऊपर लाठी चार्ज या बाकी जो भी अत्याचार हो सकता है। और वहीं साथ-साथ पूरी दुनिया से जो पिक्चर आ रही है मैड्रिड से, पोलैंड से, हंगरी से, जर्मनी से, फ्रांस से कि ट्रैक्टरों की टोलियाँ शहरों में आ रही हैं, बड़े-बड़े शहरों में यूरोप के और पुलिस सिर्फ देख रही है, कुछ नहीं कह रही है, कोई बल प्रयोग नहीं है। अब मैं क्या कहूँ? जो सारे कील काँटे बिछाए गए हैं, कटीले तार बिछाए गए हैं, इसको मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहूँ और जहाँ पे ट्रैक्टर्स जो यूरोप के अंदर अलाउ किए जा रहे हैं, उसको मैं डेमोक्रेसी कहूँ। मुझे कई बार लगता है कि मुझे ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी को समझने में भूल हो गई है या देर हो गई है। कभी-कभी मोदी जी जिस शब्द को कॉइन करते हैं, उसको समझने में काफ़ी मैं भी विलंब कर जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली एक किस्म से ब्रूटल है, ऑटोक्रेसी है। वो दुनिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन 2 साइमल्टेनियस जो चित्र उभर के आ रहा है दुनिया में, वो दोनों का फ़र्क समझा देते हैं कि डेमोक्रेसी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। कि वो लोग अपने किसानों को कितने सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं डाल रहे हैं, कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है और यहाँ पर ऐसे रोका जा रहा है कि अब डिवीज़न जैसे पंजाब को देश से अलग कर दिया गया है, आप एंटर नहीं कर सकते। आप हरियाणा में भी एंटर नहीं कर सकते, दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए। मोदी जी को ये अराजकता पसंद आ रही है। क्योंकि धर्म का ज़हर काफ़ी नहीं था चुनाव जीतने के लिए, तो उन्हें लगा कि शायद कुछ कमी है तो उसको भी पूर्ण किया जाए, तो एक अराजकता का माहौल फैलाया जाए। मुसलमानों को ये पहले से नेस्तनाबूद कर चुके थे, एक किस्म से हाशिए पर धकेल चुके थे, उनको ना लोकसभा की टिकटें मिलती हैं, ना राज्यसभा की टिकटें मिलती हैं, आज पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है, एक भी मिनिस्टर नहीं है। तो उनको पूरा हाशिए पे धकेल दिया गया, यानी कि एलिमिनेट मुस्लिम्स। फिर ईसाइयों को धकेला गया, खास तौर से मणिपुर के अंदर आपने देखा कि आप हिंदुओं के साथ मिल ही नहीं सकते, तो कंप्लीट डिवीज़न कर दिया गया है। उसके बाद बारी आती है सिखों की, अब इनको कैसे खालिस्तानी किया जाए। दोस्तों, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। जहां भारत के अंदर इस किस्म की चीज़ जो कि विविधतापूर्ण होनी चाहिए थी, एक-दूसरे को हम सपोर्ट होने चाहिए थे, आज हम एक-दूसरे के कट्टर और जानी दुश्मन हो गए हैं। इंसिडेंटली कल के एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था हिंदू मंदिर के ऊपर जो कि अबू धाबी में आया और कैसे वहाँ की उनकी नीतियाँ जो विविधता को आत्मसात करने की रही हैं, जिसने यूएई को ग्रेट कंट्री बना दिया और वहाँ पर 50 के दशक में पहला चर्च खुला था और उसके बाद लगातार वहाँ पे आज 50 से ज़्यादा चर्च हैं यूएई के अंदर, मंदिर 50-60 के दशक में वहाँ खुला था पहला और उसके बाद साइनागोग भी है जो कि एक तरह से ज्यूज़ का है, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, गुरुद्वारा भी है वहाँ पर। तो उन्होंने उस विविधता को आत्मसात करके दुनिया के सामने एक इस्लामिक में एक ऐसा एग्ज़ाम्पल पेश किया, जिसको सबको एमुलेट करना चाहिए। लेकिन हम एक सेक्युलर कंट्री होके हम एक इस स्थिति में आ गए, जहाँ पर हम दुनिया के सामने हँसी का पात्र नहीं बन रहे हैं, बल्कि दुनिया हमसे कह रही है कि आपकी विविधता, आपकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक जोक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अराजकता जो फैल रही है, अब भगवान जाने क्या होगा, मैं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस विषय पर बात करने के लिए स्वागत करना चाहूँगा मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी बहुत वरिष्ठ हैं, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी हैं, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोनों वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। दिनेश कुमार जी साथ में जुड़े थे, शायद लगता है कनेक्शन में कुछ उनका समस्या है।
तो बिना किसी प्रश्न के राकेश एसओजी मैं सीधा आपके पास आता हूँ, आपके लेख तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, प्रेरित होता रहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमें प्रतिदिन सुबह-सुबह प्रेरित करते हैं। तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि ये बिगड़ते हुए हालात हमें किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? जी। धन्यवाद। देखिए, आपने जो भूमिका बताई, वो उसको देखते हुए टिप्पणी करना बड़ा कठिन है, क्योंकि पूरे देश में जो मौजूदा परिदृश्य है, वो बहुत निराशाजनक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बदलने की का ये सही समय है, लेकिन बदला कैसे जाए? क्योंकि जो हमारा सत्ता प्रतिष्ठान है, वो लगातार अपने एक के बाद एक घातक हथियार निकाल कर देश की जनता पर छोड़ता जा रहा है। पहले धर्म ध्वजाएं चली, लेकिन मुश्किल ये हुआ कि वो 22 जनवरी से 22 फरवरी तक आते-आते जो धर्म का नशा था, वो उतरना शुरू हो गया। उसके बाद आपने जैसा कहा कि अराजकता का मामला चला है, और ये अराजकता देख कर के तो हँसी आती है। जैसे आपने अभी यूरोप के देशों की बात की, वहाँ मैं भी टेलीविज़न पर लगातार देख रहा हूँ कि वहाँ किसान अपना ट्रैक्टर लेकर रैलियाँ निकाल रहा है, तो बिल्कुल सड़कें खुली हुई हैं, पुलिस कहीं दिख नहीं रही है। यानी वो अपने किसान को सचमुच अन्नदाता मानते हैं, और हम अपने किसान को अन्नदाता सिर्फ कहते हैं, लेकिन उसके स्वागत में अगर वो दिल्ली आना चाहता है अपनी बात को लेकर के, तो कील और कांटे बिछा रहे हैं। और अब तो तकनीक का सहारा इतना हो गया कि आप ड्रोन से उनके ऊपर सीधे अश्रु गैस के गोले चलाएं, सीधे रबर की गोलियां चलाएं। ये निश्चित तौर पर सत्ता प्रतिष्ठान की हताशा का चिन्ह है, और वो लगातार उसे ये लग रहा है कि सत्ता उसके पाँव के नीचे की जमीन अब खिसक रही है। हालांकि उसका लक्ष्य मिशन मोड में रहता है हमेशा, और वो 400 पार की बात करता है, अकेले 370 सीटें चाहता है। लेकिन इस माहौल में जिस ढंग से देश में अराजकता को फैलाया जा रहा है, पूर्व से लेकर के और इधर हरियाणा और पंजाब तक, उसे देखते हुए तो नहीं लगता कि इस देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। ये देश आपने कहा ही कि धर्मनिरपेक्षता और समरसता और भाईचारे का देश है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन यहाँ तो लगातार बंटवारा हो रहा है। एक के बाद एक संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे से काटने की साजिश हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो रही है कि सत्ता प्रतिष्ठान उनका सुरक्षित बचा रहे। तो इस साजिश को समझने की जरूरत है। और मुझे तो ये लगता है अभी तो ये सिर्फ दो हथियार चले हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठी पार्टी और उसका जो प्रशिक्षण संस्थान है आरएसएस, वहाँ एक चीज की शिक्षा और दी जाती है, अफवाहें फैलाने की। तो आप जी। देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी कि लोग भ्रम में पड़ जाए, सच और झूठ में अंतर करना मुश्किल हो जाए। तो ये अगर स्थिति आएगी, तो और ज्यादा मामला गंभीर हो जाएगा। इसलिए अब बहुत कम वक्त बचा है, और हमें समाज के हर वर्ग को इस नाजुक स्थिति को समझते हुए अपनी तैयारी करना चाहिए, और खासतौर पर किसानों के मामले में किसानों के पीछे हमें खड़ा होना होगा, उन्हें अपना समर्थन देना होगा। अन्यथा 2 साल पहले जो इस किसान वर्ग के साथ हुआ था कि 700 जाने चली गई, नतीजा हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय एक झूठ के, क्या वो ये हुआ कि हमने साहब वापस ले लिया, लेकिन आपने पिछले 2 साल में नया बनाकर भी कुछ नहीं दिया, जिसका कि आश्वासन दिया था। तो ये खतरनाक स्थिति है, हम अंधेरी सुरंग में जी। अंदर से अंदर जाते चले जा रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है। जी। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अरुण जी